Hello everyone. So welcome to CA Dreams YouTube channel. This is the part 4 for your chapter number 3 of auditing, and in this video we are going to cover the leftover parts subtopics of your topic number 2. तो जो मैंने आपको 3B वीडियो में बताया था ना, जो 4 टॉपिक्स हमारे रह गए थे, तो इस वीडियो में हम वही कवर कर लेते हैं. सो स्टार्टिंग विद रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी. अब हम लोग पहले इन दोनों टर्म्स को बिना पढ़े एक बार डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज़ रेलेवेंट एंड व्हाट इज़ रिलायबल. अब रेलेवेंट के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी एग्ज़ाम के लिए ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ लीजिए एंड फिर आप अपने सीए इंटर का एग्ज़ाम दे आइए. तो आप बोलोगे मैम इज़ इट रेलेवेंट, क्या ये रेलेवेंट होगा हमारे लिए, क्यों हम पढ़ेंगे, इट इज़ इररेलेवेंट, ये कैसी बातें कर रहे हो आप. ठीक है, तो आपके लिए रेलेवेंट क्या हो गया, जो मटेरियल आपके सीए इंटर का है वो, ना कि और कोई अदर सब्जेक्ट. रिलायबल की अगर हम बात करें तो मैं आपसे बोलूँ कि आप जो है वो रिलायबल का मतलब ये कि आप जो पढ़ रहे हो उस पर आप ट्रस्ट कर पाओ. मतलब आपको ये डाउट ना हो कि जो मटेरियल आप प्रेफर कर रहे हो वो करेक्ट भी है या नहीं है, उसमें जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं. तो आप उसी मटेरियल से पढ़ो जिस पे आप पूरी रिलायबिलिटी रख रहे हो कि इसको मैं पढ़ूँगा तो मुझे बहुत अच्छे से जो है वो नॉलेज मिलेगी, इसमें कुछ ऐसा मिसिंग नहीं है जो मेरे एग्ज़ाम्स में मुझे मिल जाएगा. तो वो क्या हो गया आपके लिए, एक तरह से रिलायबल हो गया कि आप उस बुक पे, उस मटेरियल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, रिलाई कर रहे हो. एंड रेलेवेंट क्या हो गया कि आप अपने इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है, ये इंटर के लिए जो मटेरियल है वो पढ़ रहे हो. तो ये तो आपका हो गया बेसिक नॉलेज में. अब आइए इसको हम रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एविडेंस. सो व्हाइल audit evidence is primarily obtained from audit procedures performed during the course of audit, it may also include information obtained from other sources. तो हम यहाँ बेसिकली जो रेलेवेंस और रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम उस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो हम ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ करते हैं. The previous audit in certain circumstances and affirms quality control procedures for client acceptance and continuance. The quality of all audit evidence is affected by the relevance and reliability. Relevance क्या होता है? Deals with the logical connection with or bearing upon the purpose of the audit procedure and where appropriate the assertion under consideration. Assertions आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ ही लिया था. तो बेसिकली जो रेलेवेंट वाला जो मैं बता रही हूँ टर्म, ये हम कैसे यूज़ करते हैं, ये एक लॉजिकल कनेक्शन होता है. मतलब ये कि जो पर्पस है आपके ऑडिट प्रोसीजर का, तो जो इन्फॉर्मेशन उस पर्पस के लिए है आप उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करिए. साथ ही में अगर आप कोई एजर्शन के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप उसी इन्फॉर्मेशन को निकालो जो उस एजर्शन के लिए रेलेवेंट है. So the relevance of information to be used as audit evidence may be affected by the direction of testing. तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन, जो पर्पस है, उसी के ही जो इन्फॉर्मेशन जो उसके पर्पस को सूट कर रही है, जो इन्फॉर्मेशन जो उस पर्पस के लिए ज़रूरी है, वही इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए क्या हो गई, रिलायबल हो गई. ठीक है, रेलेवेंट हो गई, नॉट रिलायबल, रेलेवेंट हो गई. तो एग्जाम्पल इसमें ये है, एग्जाम्पल से आप समझते हैं अगर नहीं आया आपको समझ में, कि अगर आपका जो ऑडिट प्रोसीजर का पर्पस है वो ये है कि आपको ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है, ठीक है, इन द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट पेबल्स, तो आपके लिए क्या रेलेवेंट होगा, टेस्टिंग द रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेबल. लेकिन अगर आपको अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है तो आप अगर रिकॉर्ड्स टेस्ट करोगे, रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स पेबल, तो वो हो सकता है आपके लिए रेलेवेंट ना हो. लेकिन कुछ और टेस्ट जैसे कि सब्सिक्वेंट डिस्बर्समेंट्स, अनपेड इन्वॉइसेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट होगी अगर आपको अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है. लेकिन अगर आपको ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है तो आपके लिए क्या ज़्यादा रेलेवेंट है, अकाउंट्स पेबल. ठीक है, तो आप उसी इन्फॉर्मेशन पे जाओगे जो आपके पर्पस को ज़्यादा अच्छे से सूट कर रहा हो, जो जिस इन्फॉर्मेशन से आपका पर्पस ज़्यादा अच्छे से फुलफिल हो पाए. तो a given set of audit procedures may provide audit evidence that is relevant to certain assertions but not to others. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन कुछ assertions के लिए रेलेवेंट है वो सब के लिए रेलेवेंट ही हो. ठीक है, सारे assertions की अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है. तो फॉर एग्जाम्पल, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स आफ्टर द पीरियड एंड में प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एक्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन. जैसे अगर आप इंस्पेक्शन करोगे डॉक्यूमेंट्स का तो उससे आपको एक्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन वाली असर्शन के बारे में तो पता लग जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ के बारे में भी पता लग जाए. ठीक है, सिमिलरली ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर assertion, for example the existence of inventory, is not a substitute for obtaining audit evidence regarding another assertion. For example, the valuation of that
इन्वेंट्री। साथ में ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग गया तो उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन पता लगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री अलग चीज़ है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अलग चीज़ है। ऑन द अदर हैंड, ऑडिट एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट नेचर मे ऑफन बी रेलिवेंट टू द सेम असर्शन। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपको जैसे एग्जिस्टेंस के बारे में पता करना है इन्वेंट्री की, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से आपको एक ही सोर्स से या एक ही नेचर की इन्फॉर्मेशन से आपका वो एजर्शन का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हो भी सकता है कि आपको अलग अलग सोर्सेज अलग अलग नेचर की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना पड़े। तो जो भी नेचर की आप यूज़ करोगे, जो भी सोर्स आप यूज़ करोगे, वो कैसा होना चाहिए, वो रेलिवेंट होना चाहिए, जिससे जो आपका पर्पस है ऑडिट प्रोसीजर का एंड जो एजर्शन का पर्पस है वो फुलफिल हो पाए। So the test of controls are designed to evaluate the operating effectiveness। अब ये सब पता है, ये रिपीटेटिव है, ये ठीक है, रिपीट हो रहा है ये, तो इसलिए आप लोग ये खुद पढ़ लेना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की डेफिनेशन दे रखी, क्यों होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जिससे हम इफेक्टिवनेस चेक करते हैं कंट्रोल्स की, और सब्सटेंसिव प्रोसीजर जिससे हम डिटेक्ट कर पाते हैं कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो ये पूरा पार्ट रिपीट हो रहा है, तो इसको आप खुद पढ़ लेना। रिलायबिलिटी पे आते हैं हम। अब रिलायबिलिटी क्या होगी इन्फॉर्मेशन की, जो आप यूज़ कर रहे हो तो वो किस किस से इन्फ्लुएंस होती है। एक तो उसके सोर्स से, जो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो एज एन ऑडिट एविडेंस, तो वो दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। एक तो सोर्स क्या है, कहाँ से आपने ऑब्टेन किया एंड किस नेचर की इन्फॉर्मेशन है, एंड द सर्कमस्टांसेस कि किन सर्कमस्टांसेस में वो ऑब्टेन हुई है। साथ में आप ये भी देखते हो कि कंट्रोल्स कैसे हैं एंड मेंटेनेंस वेयर रिलेवेंट, कि मतलब जहाँ रेलिवेंट है मैं आप उसके कंट्रोल्स भी चेक करते हो। देयरफॉर जनरलाइजेशंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ऑडिट एविडेंस आर सब्जेक्ट टू important exceptions. Even when information to be used as audit evidence is obtained from sources external to the entity, circumstances may exist that could affect its reliability। ये भी ये बोल रहे हैं कि जनरल टर्म्स में हम ये बोलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें बाहर से मिली है ना, एंटिटी के बाहर से, वो ज़्यादा रिलायबल होती है और एंटिटी के अंदर वाली कम रिलायबल होती है। तो इसमें ये बोल रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जब बाहर भी थर्ड पार्टी से भी अगर हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो भी गलत हो सकती है। तो ये लेकिन एक्सेप्शन केस हो गया, लेकिन ऑडिटर को ही मानते हुए चलना होता है। फॉर एग्जांपल, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स में नॉट बी रिलायबल अगर जो सोर्स है वो नॉलेजेबल ही नहीं है, उस सोर्स को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो तो गलत ही देगा ना। और अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट में लैक ऑब्जेक्टिविटी, या फिर वो ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं दे रहा है, वो सब्जेक्टिव डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मतलब ये है कि एक्सटर्नल सोर्स से भी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो गलत हो सकती है। तो इन एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए हम जनरल टर्म्स में अगर बात करें रिलायबिलिटी की, तो फॉलोइंग फैक्टर्स से हमें ये पता लगता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल है, कौन सी कम रिलायबल है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आप जनरल टर्म्स में ये बोला जाता है कि रिलायबिलिटी तब बढ़ जाती है अगर वो इंडिपेंडेंट सोर्स से ऑब्टेन करी हुई है। इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब जिस सोर्स पे एंटिटी का, जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो, उसका कोई दबाव नहीं है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है उस एंटिटी के। तो ऐसी सोर्स से अगर आप इन्फॉर्मेशन लेते हो तो जनरल टर्म्स में ये माना जाता है वो ज़्यादा रिलायबल है। हाँ, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे वो भी गलत हो, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट है कि जो रिलायबिलिटी तब ज़्यादा इंक्रीज़ हम मानते हैं, ज़्यादा रिलायबल हम तब मानते हैं जब जो रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया एंड जो रिलेटेड कंट्रोल्स थे उस एंटिटी में वो इफ़ेक्टिव निकले। तो अगर कंट्रोल्स इफ़ेक्टिव होंगे तो क्या मानोगे आप कि हाँ, जो काम हो रहा है वो ज़्यादा सही से हो रहा है एंड इसलिए रिलायबिलिटी जो है इस इंफॉर्मेशन की वो ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि कंट्रोल्स जो हैं जिसके अंदर एंटिटी, जिसके बेसिस पे एंटिटी ऑपरेट कर रही है, वो इफ़ेक्टिव है। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट है, जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर खुद ऑब्टेन करेगा वो ज़्यादा रिलायबल मानेगा, और अगर वो किसी और से निकलवाएगा, इनडायरेक्टली अगर निकलवाएगा, तो वो कम रिलायबल होगा। ऑब्वियसली अगर आप खुद काम कर रहे हो वो, तो ऑब्वियसली आप अपने ऊपर तो ट्रस्ट कर ही सकते हो, लेकिन दूसरे के ऊपर तो आपको थोड़ा डाउट हो सकता है ना। तो वही है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वाली ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ओरल इन्फॉर्मेशन का तो कोई एविडेंस ही नहीं होता है ना। सो दैट इज़ वाई रिटन रिकॉर्ड वाली ज़्यादा रिलायबल होगी। एंड आपका जो फिफ्थ पॉइंट है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मोर रिलायबल होंगे देन द फोटो कॉपी। तो ये 5 पॉइंट से हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल है, कौन सी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, कौन सी कम। तो ये टॉपिक आपका ओवर हो गया। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस पे। इस चार्ट को हम लोग रेफर कर लेते हैं। ये 2 चीज़ों पे होता है ऑडिट एविडेंस, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, डिपेंडिंग अपॉन नेचर, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। तो विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है।
विजुअल मतलब जो देखने में, ओरल मतलब बोलने में, डॉक्यूमेंट्री रिटन फॉर्म। तो हम बेसिकली इसी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल एविडेंस कौन सा होता है, जो ओरिजिनेट हो रहा है एंटिटी में, एंड एक्सटर्नल जो एंटिटी के बाहर होता है। So in an audit situation, the bulk of evidence that an auditor gets is internal in nature. However, substantial external evidence is also available to the auditor. So since in the origination of internal evidence, the client and his staff have the control. The auditor should be careful in putting reliance on such evidence. मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आप internal evidence obtain करते हो तो chances होते हैं कि manipulate कर दिया हो वो evidence entity के जो लोग हैं उन्होंने। तो इसलिए जो है जो auditor है ना, वो उसको केयरफुल रहना चाहिए कि वो उन पर रिलाई करे या ना करे उस एविडेंस पे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट दे आर टू बी सस्पेक्टेड, बट एन ऑडिटर हैज़ टू बी अलाइव टू द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मैनिपुलेशन। मतलब ये कह रहे हैं इसको ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, लेकिन आप तो ऑडिटर हो ना, आपको तो कॉन्शियस रहना पड़ेगा ना। दैट इज़ वाई यू शुड बी अलाइव कि ऐसा हो सकता है, इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, एंड क्रिएशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग एविडेंस टू सूट द क्लाइंट्स और हिज स्टाफ। और एक्सटर्नल जो एविडेंस है उसको हम ज़्यादा जनरली मोर रिलायबल मानते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा था रिलायबिलिटी वाले में, जो हम थर्ड पार्टी से ऑब्टेन करते हैं हुआ, क्योंकि वो जनरली नॉर्मली इंटरेस्टेड नहीं होते हैं मैनिपुलेशन में। लेकिन अगर ऑडिटर के पास में रीज़न है एक्सटर्नल एविडेंस को भी डाउट करने का, तो वहाँ पे भी उसको ग्रेट विजिलेंस से उस मैटर में काम करना चाहिए। एज एन ऑर्डिनरी रूल जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस है उसको मैच करना चाहिए ऑडिटर को, एंड जहाँ मैच नहीं हो रहा वहाँ उसको जिस हद तक वो मैच हो सकता है उस हद तक मैच करना चाहिए। तो अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो मतलब रिलाई कर सकते हो, और नहीं हो रहे, मिसमैचिंग हो रही है, वो कुछ अलग बोल रहा है वो कुछ अलग बोल रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक गलत है। तो ये हम लोग जनरली मानते हैं। बाकी इनहेरेंट लिमिटेशंस तो हैं ही, बट फिर भी ऑडिटर हैज़ टू गिव अ रीजनेबल एश्योरेंस। ये सब हम लोगों ने पढ़ ही लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम लोग आते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन वाले टॉपिक पे। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी कुछ नहीं होता है, बेसिकली वो यही होता है कि आपको थर्ड पार्टी से जो है वो कन्फर्मिंग पार्टी से इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी होती है। मतलब जैसे आपको कोई एविडेंस लग रहा है, आपने इंटरनली तो ले लिया, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस मैटर के बारे में मुझे किसी थर्ड पार्टी से भी पूछना चाहिए, तो उसी कोई वो पार्टी जो है वो एंटिटी से एसोसिएटेड नहीं होती है, मतलब एंटिटी के अंदर काम नहीं कर रही होती है, एंटिटी से इसका कोई लिंक होता है उससे, मतलब ट्रांजेक्शन्स हुए हो सकते हैं, कस्टमर हो सकता है, वो ऐसे करके होती है, थर्ड पार्टी होती है, वो एंटिटी का पार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स फ्रीक्वेंटली आर रेलिवेंट व्हेन एड्रेसिंग। तो ना ऐसा होता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स में जैसे जो ऑडिटर है उसने ऑडिट प्रोसीजर्स कर लिया, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, एंड उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ रिस्क ज़्यादा है एंड उसको थर्ड पार्टी की कन्फर्मेशन की भी नीड है, तो वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को एज अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर लेकर चलता है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स फ्रीक्वेंटली आर रेलिवेंट व्हेन एड्रेसिंग assertions एसोसिएटेड विद अकाउंट बैलेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स। हम बेसिकली एक्सटर्नल कन्फर्मेशन तब यूज़ करते हैं जब हमें अकाउंट बैलेंसेस एंड उनके एलिमेंट्स को देखना होता है, बट नीड नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू दीज आइटम्स। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के लिए, बट जनरली हम अकाउंट बैलेंसेस का जब हमें जो है वो कुछ पता करना होता है, एविडेंस ऑब्टेन करना होता है, तब हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन यूज़ करते हैं। इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे उसको अगर कंफर्म करना है कोई टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या ट्रांजेक्शन्स के बारे में। External confirmation procedures also may be performed to obtain audit evidence about the absence of certain conditions. Like इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई कंडीशन एब्सेंट है तब भी आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का यूज़ कर सकते हो उसके बारे में पता लगाने के लिए। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इस कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ लिखा होना चाहिए था कि यहाँ कोई साइड एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो था नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए एज एन ऑडिटर यू हैव टू एक्सटर्नली कन्फर्म इट कि कोई साइड एग्रीमेंट तो नहीं है, क्योंकि ये रिलेवेंट है कट ऑफ एजर्शन के लिए। अदर सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स देने के लिए, जो उसने रिस्क असेस करी है उनका रिस्पॉन्स देने के लिए वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को यूज़ कर सकता है। तो ये सारे हो गए अकाउंट बैलेंसेज ही हो गए एक तरह से, बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, इन्वेंट्री, टाइटल डीड, इन्वेस्टमेंट, तो इन सब के लिए वो जो है वो यूज़ कर सकता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ऑल द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में प्रोवाइड रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू सर्टेन assertions, देयर आर सम assertions फॉर विच एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोवाइड लेस ऑडिट एविडेंस। अब वो ये हो सकता है कि जैसे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से आपने ये तो पता लगा लिया कि अकाउंट्स रिसीवेबल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रिकवर होंगे या नहीं ये तो पता नहीं लग सकता। तो ये बोल रहे हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में कुछ बातें तो बता देता है, लेकिन कुछ के लिए वो भी इररेलेवेंट ही रहता है।
The auditor may determine that external confirmation procedures perform one purpose provides an opportunity to obtain audit evidence about the other matters. अब आप थर्ड पार्टी से जा ही रहे हो कंफर्म करने, तो आप कोई एक पर्पस तो सॉल्व करोगे नहीं. आपको लग रहा है कि इससे ये भी मुझे पता लग सकता है, ये भी पता लग सकता है, तो आपको एक चांस मिल जाता है कि एक से ज़्यादा पर्पस आपके सॉल्व हो जाए. उसके बाद में हमारे अब आप खुद सोचो, आप एक ऑडिटर हो, आपके पास टाइम भी कम है एंड आपको ओपिनियन भी देना है, तो इसलिए ना आपको कोई भी स्टेप लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है. तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये डिटरमाइन करने में कि आपको एक्सटर्नल कन्फर्मेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो कन्फर्मिंग पार्टी है उसको नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर का. ठीक है. रिस्पॉन्सेज में भी मोर रिलायबल अगर उसको प्रॉपर नॉलेज है कि एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर था क्या. फिर साथ में आपको सेकंड पॉइंट ये देखना है, फर्स्ट आपने ये देख लिया कि उसको नॉलेज है, सेकंड आपको ये देखना है कि क्या वो आंसर आपका देना भी चाह रहा है या नहीं, या एबिलिटी है भी उसमें आपकी जो क्वेश्चंस हैं जो आप पूछोगे उससे उसका आंसर दे पाए. तो उसके लिए ये चांसेस हैं कि वो हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले आपको रिस्पॉन्ड करने की, या बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो उससे बात करना, या फिर कंसर्न्स और पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी के बारे में, may account for transactions in different currencies, या may operate in an environment where responding to confirmation request is not a significant aspect. तो ऐसे केसेस में वो मानेगा ही नहीं आंसर देने का, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस पर जाने का. एंड यहाँ पे भी अगर उसको नॉलेज नहीं है कोई फ़ायदा ही नहीं है उसके पास जाने का. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. फिर उसके बाद में इन सच सिचुएशंस कन्फर्मिंग पार्टी में नॉट रिस्पॉन्ड एंड मे रिस्पॉन्ड इन कैजुअल मैनर, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, उनका जो डेटा होगा वो रिलायबल ही नहीं होगा जो उनसे मिलेगा. फिर उसके बाद में द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी, इफ द कन्फर्मिंग पार्टी इज़ अ रिलेटेड पार्टी, रिस्पॉन्सेज टू कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में बी लेस रिलायबल. अब मतलब ये कि अगर वो रिलेटेड पार्टी है, जो एंटिटी है, जो थर्ड पार्टी है, वो एंटिटी और उसके बीच में कुछ रिलेशन है, रिलेटेड पार्टी हैं वो दोनों, तो ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टी के जो आप जो भी उनसे इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे वो तो लेस रिलायबल ही होगा ना. फिर उसके बाद में आते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस. जब इसके लिए आप कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाओगे तो दो बातें करोगे आप, अग्रीइंग और रिकनसाइलिंग, और साथ में एग्जामिन करोगे मटीरियल जर्नल एंट्रीज और अदर एडजस्टमेंट्स को. ठीक है. So the nature and also the extent of the auditor's examination of journal entries and other adjustments depends on the nature and complexity of the entity's financial reporting process and the related risk of material misstatement. तो एग्जामिन जो आप करोगे जर्नल एंट्रीज वगैरह का, लेजर्स वगैरह आप चेक करोगे, वो इन दो बातों पे डिपेंड करेगा, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी पे ट्रांजेक्शन की. ठीक है. तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू सिग्निफिकेंट रिस्क. अब आप कुछ कुछ प्रोसीजर्स जो है वो ऐसे भी कर सकते हो जो उस रिस्क के लिए ही मतलब जैसे आप लोगों ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, रिस्क आइडेंटिफाई करी, ठीक है, तो उसके ही रिस्पॉन्स में कुछ आप ऐसे प्रोसीजर्स अगर कर रहे हो उस रिस्क को चेक करने के लिए कि वो सही है या नहीं, उस रिस्क को या फिर एलिमिनेट करने के लिए, उसके बारे में और पता लगाने के लिए कि हाँ रिस्क तो है कि रियल में भी मिस स्टेटमेंट है या नहीं, तो वो वाले सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं वो जो रिस्पॉन्सिव होते हैं. सो व्हेन एन ऑडिटर इज डिटरमाइन द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, तो उसको सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स करने चाहिए. सो द अबव पैराग्राफ रिक्वायर्स द ऑडिटर टू परफॉर्म सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स दैट आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिव टू रिस्क द ऑडिटर हैज determined. Audit evidence in the form of external confirmation received directly by auditor by appropriate confirming party may assist the auditor in obtaining audit evidence with high level of reliability. अब यहाँ पे ये आ गया कि जैसे उस रिस्क को अगर आपको मतलब उस रिस्क को चेक करना है तो आप थर्ड पार्टी का भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. फिर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको जैसे रिस्क लग रही है कि एंटिटी जो है वो प्रेशर में है, ठीक है, काम करने के, तो वो उसको ये लग रहा है कि उसको ये प्रेशर है कि उसको सेल्स का अमाउंट ज़्यादा दिखाना है, तो अब सेल्स का अमाउंट उसको ज़्यादा मतलब सेल्स उसको ज़्यादा चाहिए, उस प्रेशर में है, तो क्या चांसेस हैं कि एंटिटी ने इन्फ्लेट कर दिए हों प्राइसेस. तो आप ये चेक करोगे इन दीज सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर में फॉर एग्जांपल डिज़ाइन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, जैसे कि उसको ये पता लग जाएगा कि मतलब कंफर्म जैसे वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स भी कंफर्म कर ले और साथ में सारी सेल्स वगैरह की डिटेल डेट ये सब भी पता कर ले, तो उससे उसको ये पता लग जाएगा कि सच में इन्फ्लेटेड प्राइस है या यही एक्चुअल सेल प्राइस है. इस एग्जांपल को आप एक बार रीड कर लेना. अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. तो इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक है, ORAI. O for observation, R for recalculation, E for external confirmation, I for inspection, C for recalculation, R for reperformance था.
ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, आई फॉर इंक्वायरी। फिर से बता देती हूँ, ORAICI में ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन का कैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड इंक्वायरी। तो ये आपके 7 पॉइंट्स है, मेमोरी टेक्निक्स आपको याद हो जाएंगे, आप लर्न कर लेना। अब इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? एग्जामिन करना, सिर्फ एग्जामिन करना रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को एंड ये सब करना। इसको आप क्या करते हो? जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बेसिकली आप एग्जामिन करो, चेक कर रहे हो, तो वो आपका इंस्पेक्शन हो गया। तो inspection of records provides audit evidence of various degrees of reliability depending upon their nature, source and effectiveness. And observation करना मतलब क्या होता है? लुक जब आप करते हो। इसमें इन्होंने एक और दिया हुआ है, सम डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एक्सिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन एडिशन, इंस्पेक्टिंग एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू एंटिटीज एप्लीकेशन ऑफ अकाउंट। जब आप रिकॉर्ड्स चेक करते हो बेसिकली किसी भी एंटिटी के, तो आपको क्या पता लगता है कि इसने किस बेसिस पे अकाउंट्स को बनाया है, क्या पॉलिसीज़ वगैरह यूज़ करी, यही सब इसमें है। इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट्स में प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सिस्टेंस, कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं। इंस्पेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स में अकम्पनी द ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग। और ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हो? सिर्फ प्रोसेस को लुक करते हो। सपोज़ आपने सुना होगा हॉस्पिटल्स में इंस्पेक्शन हो रहा है, तो वो अगर हॉस्पिटल्स के डेटा को चेक कर रहे हैं कि किस टाइप से अकाउंटिंग करते हैं, किस टाइप से ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो वो सब हो गया इंस्पेक्शन। लेकिन अगर वो इस प्रोसेस को देख रहे हैं, वो राउंड लगा रहे हैं हॉस्पिटल में कि क्लैनलीनेस का क्या है, डॉक्टर्स किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को, वो क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन हो गया। तो कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द प्रोसेस और प्रोसीजर। तो इससे ये पता लग जाता है कि परफॉर्मेंस कैसे हो रही है उस प्रोसेस की, बट इज़ लिमिटेड टू द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन वही है पूरा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। री परफॉर्मेंस जो है, तो री परफॉर्मेंस में ये होता है कि जो एंटिटी के कंट्रोल्स वगैरह हैं, अगर ऑडिटर को कोई डाउट लग रहा है, सपोज इसमें एग्जांपल दिया उन्होंने रिकंसिलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट या री परफॉर्मिंग द एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। सपोज उसको अकाउंट्स रिसीवेबल में डाउट लग रहा है, तो वो क्या करेगा? कंट्रोल्स देखेगा जो एंटिटी ने लिख रखे हैं कि हमने ये कंट्रोल्स लगाए हैं, और उन कंट्रोल्स को ध्यान में रखते हुए वो इसको दोबारा परफॉर्म करके देखेगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन को दोबारा परफॉर्म करके देखेगा। वो उसके जैसे अकाउंटिंग करेगा, रिकंसिलेशन करेगा, तो उससे इसको ये पता लग जाएगा कि ओके ये इन्हें कंट्रोल लगाए थे तो ये होना चाहिए था, क्या ऐसा है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने दिए अगर मैच कर रहे हैं तो सही है, नहीं कर रहे हैं तो गलत है। एनालिटिकल प्रोसीजर का पूरा चैप्टर 8 में है। ये बेसिकली प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता है, प्लॉजिबल रिलेशनशिप का एवेल्युएशन करना होता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा में। अब ये क्या है, क्यों है, ये हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। इंक्वायरी का मतलब सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन, अब जिस पर्सन को उसकी जानकारी है उसके बारे में हम इंक्वायरी करते हैं। तो ये सब आप खुद पढ़ लेना, इट्स वेरी ईजी, ठीक है। एंड ये सारे टर्म्स आपको इसलिए भी समझ में आ जाएंगे बिकॉज मैंने आगे कर दिया है। इट मे रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटन इंक्वायरी भी हो सकती है, ओरल इंक्वायरी भी हो सकती है, तो ये पूरा इंक्वायरी का उन्होंने दे रखा है। ये बेसिकली ये होता है उस बंदे से इन्फॉर्मेशन निकालना जिसको उसकी जानकारी है, ठीक है। सो ये आपका पूरा टॉपिक नंबर 2 हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में या तो आपके थर्ड टॉपिक नंबर 3 से स्टार्ट कर दूँगी, वो सारा का सारा अब ऐसे बेस्ड है, या फिर मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो वो मैं देख लूँगी एंड आपकी टोटल आई गेस 9 to 10 वीडियोस बनेंगी। तो अभी आपकी ये 5 तो हो गई, ठीक है, वैसे तो 6 ही हो गई। तो अब देखते हैं कि वीडियो 9 तक पहुँचता है, 10 तक पहुँचता है। फिलहाल मैं इसको इतनी वीडियोस में वाइंड अप कर दूँगी, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, बिकॉज मेरे को मोटिवेशन तभी मिलता है जब आई सी अ नंबर ऑफ कमेंट्स ऑन माई वीडियो, ठीक है। सो प्लीज़ जो भी डाउट हो वो पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ फॉल्स अप्रिसिएशन ही नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड थैंक यू सो मच।